तो हमारी बच्चा पार्टी हम लोग सेल कर रहे थे। सेल के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेल एनवेलप, है ना, जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट इन डिटेल, राइट। तो अभी हम लोग उसी टॉपिक को सेल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज प्लाज्मा सेल एनवेलप वाला टॉपिक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, वी आर मूविंग अहेड, राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज अपने को स्टार्ट करना है, that is the write down endomembrane system. Write down endomembrane system. Endomembrane system. Now बच्चों ये होता क्या है, what is this system? देखो सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, है ना, हम सबको पता है, लाइक देयर आर मेनी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उनमें से कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जिनके फंक्शंस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, समझ आ रहा है? लाइक इट्स लाइक अ रिले रेस। जैसे रिले रेस में होता है ना कि भाई वैसे तो देखो रिले रेस बहुत लोग भाग रहे हैं, बट जो एक टीम होती है रिले रेस की, कि मान लो मैं भाग रहा हूँ, मैंने अपना जो वो जो हैंड में होल्ड करते हैं रिले रेस में, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, रिले रेस में जो होल्ड करते हैं हैंड में, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैंने अपने टीममेट को पास किया, उसने आगे पास किया, तो ऐसे करते 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 करते, है ना, फाइनली जो टीम का जो फाइनल वर्क है वो सारे मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इजंट इट। उसी तरह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज है, लेकिन उन ऑर्गेनेलिज में से जिनके फंक्शंस डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उन ऑर्गेनेलिज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। वो मैं बताऊंगा कि इस वर्ड को एंडोमेम्ब्रेन वर्ड क्यों यूज किया गया है, बट एंडोमेम्ब्रेन होता क्या है पहले मैंने ये बताया है, फिर मैं तुम्हें समझाने के बाद ये बताऊंगा कि व्हाई डू वी कॉल इट द एंडोमेम्ब्रेन, की इसको एंडोमेम्ब्रेन वर्ड यूज करने का क्या पर्पस है, राइट। राइट डाउन, it refers to it refers to group of it refers to a group of those cell organelles whose functions are directly and closely coordinated with each other, directly and closely coordinated with each other, right बच्चों, with each ये other। हमने साइटोप्लाज्म शुरू किया है, लाइक काइंड ऑफ ये हम लोग साइटोप्लाज्म शुरू किया है, काइंड ऑफ, हाँ, यू कैन से दैट। वो मैं अभी साइटोप्लाज्म करवाऊंगा, अभी तुम लोग एक बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टाइटल दे दो, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, it includes it includes it includes number 1 endoplasmic reticulum, second Golgi complex, third one is lysosome, and fourth one is vacuole। बच्चों इसमें ना वैक्यूल का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो मेन जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इन तीन ऑर्गेनेलिस का होता है। तो इसको गर्ल सिस्टम भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ गर्ल सिस्टम। जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L स्टैंड्स फॉर लाइसोसोम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए हम लोग गर्ल सिस्टम वर्ड भी यूज करते हैं, बिकॉज वैक्यूल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट member of this system, right? It is also known as girl system, G गोल्जी, ER का मतलब ER ही है, और L का मतलब लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। चलो जब हो गया मेरे को बता देना। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हाउ फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनेलिज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई इनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग इसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, फिर मैं उसको समझाऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन, ठीक है बच्चा पार्टी। हो गया सबका, ये चले आगे। तो क्लियर सर। यस सर। ओके चलो, अब ना डायग्राम बना लो मेरे साथ साथ। एक डायग्राम बनाओ।
हमारी संडे को भी एक क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो वो ध्यान रखना। हमारी जो अभी इस वीक जो क्लास कैंसिल हो गई थी, मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मैंने संडे को रीशेड्यूल करवा दी थी। आई डिडंट वांट टू कैंसिल दैट बिकॉज मेरे को मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में। ये अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है यार। बायो में ना नोट्स और डायग्राम्स वगैरह बनाना नीट एंड क्लीन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायो में एज सच मटेरियल की तो कोई कमी होती नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये ज्यादा जरूरी होता है कि बायो के अंदर क्या नहीं पढ़ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। मतलब बायो को सीखने का, मतलब नीट को क्वालिफाई करने का, इट इज अ गोल्डन रूल कि हमें पता होना चाहिए कि बायो में क्या पढ़ना है। उससे ज्यादा पता होना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बायो में ना मेडिकल वालों का इंटरेस्ट होने के कारण उनको पता ही नहीं लगता कि क्या क्या पढ़ जाते हैं, और एंड में आके जो काम की चीजें होती हैं वो रह जाती हैं, और फिर नंबर आते नहीं है। तो हमें उन सब चीजों से बचना है। जितना इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए भी क्या पढ़ना है, उससे इक्वली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए मैं हूं। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स वगैरह कब हैं? सर चल रहे हैं, 5th को खत्म 14 होंगे। से है। फाइनल एग्जाम्स जो ये टर्म 2 के चल रहे होंगे ना अभी तो? पीरियोडिक्स या प्री बोर्ड्स चल रहे हैं अभी तो। अच्छा, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। मतलब मार्च मिड तक फ्री हो जाओगे फाइनल एग्जाम सर से? मार्च मिड में शुरू होंगे। अच्छा, यस सर, मार्च मिड में अप्रैल शुरू में होंगे, खत्म है। अप्रैल में खत्म है। सर अभी तक जो अकॉर्डिंग इन्फो टू आई है उसके सीबीएसई। हिसाब से तो यही है सर। ओके, फिर तो काफी लंबा चौड़ा काम चलेगा। सभी बोर्ड्स के या कुछ पर्टिकुलर आईसीएसई सीबीएसई ऐसे? सर सीबीएसई के हिसाब से तो अप्रैल में खत्म है। सर आईसीएसई का अब तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बट चांसेस यही है कि इकट्ठे ही होंगे। ओके यार, ये कोविड वोविड निकले, सब कुछ नॉर्मल हो जल्दी से, आई डोंट नो। यार डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही तुम्हें कोई बैकग्राउंड में? एक्चुअली ना मेरे आज घर के जस्ट बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क से चल रहा है। नहीं सर। ओके, और मैं बैट भी आज गलती से आगे वाले रूम में गया, मैंने ध्यान दिया नहीं। सर ये सारा रफ ई आ रही है। मैं बस लेबल कर रहा हूँ यार, अभी रुक जा। कोई लेबलिंग ना समझ आए बच्चों, प्लीज लेट मी नो, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये डायग्राम कंप्लीट करो एंड डू लेट मी नो व्हेन डन। गुड में क्लियर हो गया बच्चे जो पूछ रहा था? सॉरी सर।
You were asking something, I think. तू यस सर, पूछा मैं बोल था? रहा था कि सारा रफ है या नहीं. यस सर. Okay. आज तो मैंने iQuest वाली टी-शर्ट पहनी हुई है, देखो दिख रहा है iQuest? सर लाइसोसोमल गोल्जी और वैक्यूल एक से हैं. कौन सा बचे? लाइसोसोम और गोल्जी और वैक्यूल. हाँ, they are almost same. बच्चों जब बन गया प्लीज लेट मी नो, ठीक है? सर जो ये आपने डॉट्स बनाई हैं इनको राइबोसोम हाँ, जो डॉट्स बनाए हैं इनको राइबोसोम लिखा है. Sir, what is transphase? This side of Golgi is transphase and this side of Golgi is cisphase, ठीक है? आया समझ? Yes, sir. हो गया बच्चों? यस सर. यस सर. ओके. अब बच्चा बाटी ध्यान दो यहाँ पे. what we are discussing right now is the endomembrane system, है ना? Endomembrane system में what I told is कि it's a group of organelles जिनके functions जो है वो directly एक दूसरे के साथ coordination में है, directly एक दूसरे के साथ linked है, directly एक दूसरे के ऊपर dependent. अब देखो what happens is यहाँ पे can you everyone see RER present around nucleus? RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके सरफेस को रफ बना देते हैं. लाइक राइबोसोम्स आर लाइक ग्रेन्यूल्स. तो अगर किसी सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली दैट सरफेस वुड बिकम रफ, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं. अब बच्चों ध्यान दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो आरईआर का भी जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस. तो आरईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के, अमीनो एसिड्स को अटैच कर करके आपस में दे सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन्स. अब बच्चों ध्यान दो, हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइक बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें बनने के बाद आफ्टर दे गेट सिंथेसाइज्ड उनके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग. अमीनो एसिड्स तो उनका बेसिक ढांचा, बेसिक फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी फाइनल स्ट्रक्चर में आना है, फाइनल फंक्शनल फॉर्म में आना है, तो प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं. बहुत सारे मॉडिफिकेशंस का मतलब उसके अंदर शुगर्स अटैच होती हैं, उसके ऊपर है ना लिपिड्स अटैच होते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो प्रोटीन्स की होती हैं आफ्टर दे गेट सिंथेसाइज्ड. तो बच्चों आरईआर में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो बेसिकली अमीनो एसिड्स का चेन होते हैं, नथिंग मोर देन दैट. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आरईआर कर देता है, बट जो मॉडिफिकेशन का जो मेन प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, मेनली वो कौन करता है? गोल्जी करता है. तो एक बार आरईआर ने प्रोटीन्स बना लिए, उनके बाद उनको मॉडिफाई करने के लिए जो आरईआर है उन प्रोटीन्स को अपने वेसिकल्स के अंदर पैक करके, कैन यू सी दैट प्रोटीन फिल्ड वेसिकल? ये दिख रहा है तुम्हें आरईआर से वेसिकल निकलता हुआ. आरईआर ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को उसने वेसिकल में पैक किया और उस वेसिकल को उसने किस तरफ ट्रांसपोर्ट करवा दिया? उसने गोल्जी की तरफ मूव करवा दिया. कैन यू सी दैट ये वेसिकल प्रोटीन से भरे हुए आरईआर से निकल के गोल्जी की तरफ जा रहे हैं? कैन एवरीबॉडी सी दैट ऑन स्क्रीन? ये वेसिकल्स exactly Yes, modified? सॉरी, Sir, you said Golgi apparatus modifies. How does it modify? उसका यार पूरा एक मैकेनिज्म है, लाइक दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. वो हम लोग वी आर नॉट लाइक गोइंग इनटू द केमिकल डिटेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनेल्स. उनके अंदर का जो मैकेनिज्म है दैट कम्स अंडर बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. ठीक है, वो हम लोग उसमें बात करेंगे. अभी के लिए तो अगर मैं बहुत ही ब्रीफ सा बताऊं कि गोल्जी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. आया समझ? तो ये जो वेसिकल्स हैं गोल्जी ने ईआर ने पैक किए,
प्रोटीन्स को और उन वेसिकल्स को गोल्जी की तरफ चैनलाइज करना स्टार्ट। अब ध्यान दो, ये जो प्रोटीन फिल्ड वेसिकल्स हैं, ये बच्चों ध्यान दो, ये गोल्जी के साथ जाके फ्यूज हो रहे हैं। कैन यू सी दैट? ये गोल्जी के साथ जाके फ्यूज हो गए। तो गोल्जी का वो एंड, वो साइड जो इन वेसिकल्स को रिसीव कर रहा है ईआर से, उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस। कैन यू सी दैट? सिस फेस। गोल्जी का ये वाला साइड जो आरईआर से प्रोटीन से भरे हुए वेसिकल्स को रिसीव कर रहा है ताकि गोल्जी उनको मॉडिफाई कर पाए, उन वेसिकल्स को, उस साइड को गोल्जी की हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ सिस फेस। तो बच्चों एक बार वेसिकल गोल्जी के साथ जाके फ्यूज हो गया, प्रोटीन गोल्जी के अंदर आ गया। अब गोल्जी क्या करेगा? उस प्रोटीन को आगे 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 अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करता जाएगा, यहां से इधर से मॉडिफाई करके यहां भेज देगा, इधर से मॉडिफाई करके आगे भेज देगा। तो सिस फेज से ट्रांसफेज तक जाते जाते वो प्रोटीन गोल्जी में मॉडिफाई हो जाता है। जो भी मॉडिफिकेशंस गोल्जी ने करनी होती हैं, तो वो सिस फेज से ट्रांसफेज तक जाते जाते पूरे प्रोटीन को मॉडिफाई कर चुका होता है। तो एक बार प्रोटीन ट्रांसफेज तक पहुंच गया, उसके अंदर जो फाइनल मॉडिफिकेशंस होनी थी वो सारी हो गई। अब गोल्जी क्या करेगा? गोल्जी उनको अपने छोटे छोटे वैक्यूल्स में पैक करेगा, उन छोटे छोटे वैक्यूल्स में पैक करेगा और उसको सेल के बाहर सिक्रीट करवा देगा बाय एक्सोसाइटोसिस। बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? गोल्जी का जो वैक्यूल है जिसके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके मर्ज हो जाएगा और एक्सोसाइटोसिस से उस प्रोटीन को सेल के बाहर सिक्रीट कर देगा। समझ आ रहा है बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सोसाइटोसिस बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी सेल के प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के बाहर सिक्रीशन होती है वो सारी चीजों की। तो कैन यू सी कि गोल्जी की हेल्प से कैसे वो सारी चीजें सेल के बाहर सिक्रीट होती हैं? अगर उस प्रोटीन को या एंजाइम को जिसको गोल्जी ने मॉडिफाई किया है उसको सेल के बाहर सिक्रीट नहीं करना, तो गोल्जी अपने वैक्यूल को सेल के अंदर ही रिटेन कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। तो बच्चों गोल्जी के जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं उनकी दो फेट्स होते हैं, दो डेस्टिनेशन होती हैं। ईदर दे गेट सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस और दे गेट रिटेन्ड इनसाइड सेल इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम ऑर्गेनेली। तो देखो यहाँ पे ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और गोल्जियन वैक्यूल, इन चारों ऑर्गेनेलिस के फंक्शन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इसलिए इन ऑर्गेनेलिस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। बच्चों ये बताओ, इतना समझ आया जितना मैंने समझाया अभी? यस और नो प्लीज। Sir, could किसी you को please डाउट है तो repeat हैंड that? रेज करना, बीच में मत बोलना। Yes, sir. ठीक है, यस सिद्धम बोल। सर जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पैक करेगा। हाँ मतलब दोनों, बिल्कुल। आरईआर उसको पैक करेगा, प्रोटीन बनेगा राइबोसोम, पर वो राइबोसोम आरईआर का ही पार्ट है। ठीक है, ओके सर। यस दिव्यम। Sir, I wanted you to repeat that part where it is either exocytosed or transport or made as lysosome. हाँ, तो that's what I said, कि the final destination, like the protein which has been modified by Golgi has to go somewhere, isn't it? So what Golgi does is either it secretes it outside cell by exocytosis, or if it is not to be secreted outside cell, it is retained in the form of an organelle known as lysosome inside cell. These are the two different fates of the proteins that come from RER and get modified by Golgi. After Golgi modification, their fate is either to get secreted outside cell. If not secreted, it is retained inside cell in the form of lysosome. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Amrit. सर आई वांटेड टू आस्क कि जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस करवाया तो फिर वो बेसिकली राइबोसोम कर रहे हैं, तो फिर हम इन अ सेंस कह सकते हैं कि सिर्फ आरईआरई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। हाँ, और कौन करेगा? मतलब you are asking with respect to SCR? यस सर। No, SCR is not a part of endomembrane system. तो RER ही जो है वो that is a part of endoplasmic this particular system. SCR is not a part of this endomembrane system. That's fine. That's true. ओके सर। Yes, जय बच्चे। सर जैसे कि ये जो प्रोटीन्स के वो है सर, वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में,
सर उसमें लाइसोसोम में एक स्पेशल एंजाइम चाहिए होता है कि जिससे वो हर एक चीज को ब्रेक डाउन करता है। सर वो एंजाइम कौन बनाता है फिर? वो एंजाइम मतलब वो एंजाइम बनाए आरईआर ने, मॉडिफाई उसको गोल्जी ने किया, रिटेन वो लाइसोसोम में हुए। आया समझ? ओके सर। सर तो वो प्रोटीन से शुरू होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे बताया एंजाइम्स आर था। प्रोटीन्स ओनली, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ओनली। ओके सर। Those proteins which catalyze reactions are known as enzymes. So enzymes are nothing but proteins. Got it? यस सर। Yes, Radhika. प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो भी मतलब इस प्रोसेस से ही बनता है फिर? समझ नहीं आया मेरे को? प्लांट में जो वैक्यूल होता है सेंटर में, No, that is different. Though that vacuole is different. वो उसका इसके साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं होता. ओके सर। Yes, Sumedha, you are asking something? Sir, on what factors it is decided that the protein filled vesicle will stay inside as lysosome, or it will get extracted? That cell knows. Like that entire signaling comes from DNA. मतलब if a cell that requires that proteins inside, it will be retained. देखो मतलब that I will tell in biomolecules. Every protein has a signal peptide. Every protein has a signal peptide attached with it. There are मतलब सिग्नल पेप्टाइड क्या होता है? हर एक प्रोटीन के कुछ इनिशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सिग्नल पेप्टाइड की तरह काम करते हैं, which give a signal to the cell about final destination of that protein. आया समझ? तो सिग्नल पेप्टाइड होती है हर प्रोटीन के बिगिनिंग में, जो कि उस सेल की उस प्रोटीन की डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो सिग्नल पेप्टाइड एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड सेल। गॉट इट? Yes, sir. ओके। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, did everybody understand the difference between cis and trans phase of Golgi? Cis is the receiving phase, trans is the releasing phase, right? चलो yes सिद्धम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फोर्थ पार्ट वैक्यूल है वो गोल्जियन वैक्यूल को हाँ वो गोल्जियन वैक्यूल ही है, मतलब that is why I said कि it is not that much important because Golgi vacuole is also is a part of Golgi only. तो इसलिए गर्ल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, उसके अंदर वैक्यूल कंसीडर नहीं करते। गॉट इट? ओके सर। हाँ बच्चों, वन मोर थिंग नाउ, व्हाई डू वी यूज द वर्ड एंडोमेम्ब्रेन, है ना? एंडोमेम्ब्रेन वर्ड क्यों आया? एंडो मतलब इनसाइड सेल। बच्चों कैन यू सी इन दिस डायग्राम कि एक ऑर्गेनेलिस से दूसरी ऑर्गेनेलिस तक जो है वो मेम्ब्रेन की फॉर्म, वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो है वो लगातार मूव कर रही हैं। ईआर की मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल गोल्जी के पास गई, गोल्जी के सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ गई, फिर आगे मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल जो है वो या तो लाइसोसोम बन गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। तो कैन यू सी कि यहाँ पे एक ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्म में आगे 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 पूरे सेल के अंदर मूव करती जा रही है। तो इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे ये सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है इस सिस्टम के कारण। ईआर की मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी के पास चली गई, गोल्जी के सिस फेज से मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसफेज तक चली गई, ट्रांसफेज से जो मेम्ब्रेन है गोल्जी की वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई या फिर वो लाइसोसोम का पार्ट बन गई। तो ऐसा लगता है कि सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली मेम्ब्रेन्स का एक एक्सचेंज चल रहा है बिटवीन ऑर्गेनेलिस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मुझे समझ आया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? यस Tell me. Yes, sir. चलो रिपीट राइट कर डाउन दो। व्हाट आई सेड कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? एंडो मतलब अंदर, सेल, एंडोमेम्ब्रेन वर्ड का मतलब क्या हुआ? सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन का एक सिस्टम, इजंट इट? बताओ। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्म में निकल के दूसरी तक जा रही है, सेकंड वाले से सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ मेम्ब्रेन की फॉर्म में ऑर्गेनेलीज आके वेसिकल्स आगे जा रही हैं। उसके बाद गोल्जी की मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो रही है या लाइसोसोम का पार्ट बन रही है, इजंट इट? यस सर। दैट इज व्हाई ऐसा लगता है सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का एक्सचेंज चल रहा है बिटवीन द ऑर्गेनेलिस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गॉट इट? ओके सर। ओके सर। चलो राइट डाउन। The word endomembrane is used. The word endomembrane is used because in this system there is a
continuous exchange or movement of membranes in the form of vesicles, between organelles, proteins synthesized by ribosomes present on RER surface are packed into vesicles and moved towards and are transported towards Golgi for protein modification. Right? These vesicles fuse with cis or forming face of Golgi. From cis face, these vesicles move towards transphase of Golgi, and during this movement proteins get modified. ठीक है, जब इतना हो गया प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं. तन्मय, सिक्रीशन है उसका फंक्शन. Secretion है ना, whenever a protein or enzyme has to be secreted, it is secreted by this mechanism. Got it? वो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन्स तो कुछ भी हो सकता है बाहर, वो डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है ना, कोई भी एंजाइम हो सकता है. लाइक जनरली वो एंजाइम्स होते हैं जो बाहर निकल के फूड को डाइजेस्ट करते हैं. Got it? ओके सर, थैंक यू सर. चले आगे. डन एवरीवन? यस सर. चलो. Transphase, from transphase, at transphase, modified proteins are again packed into vesicle, or Golgian vacuole. This Golgian vacuole either secretes protein outside cell, by exocytosis, or is retained inside cell in the form of lysosome. ठीक है गाइस, जब हो गया प्लीज लेट मी नो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें. आई होप एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सबको समझ आ गया होगा, राइट? चले आगे. डन एवरीवन?
1 minute, sir. ओके Excuse me, sir. हाँ सर जैसे कि गोल्जी बॉडी में प्रोटीन मॉडिफाई होता है तो फिर उसके हर एक फेस में अलग अलग मॉडिफिकेशन होंगे. मतलब हर फेज में नहीं, ड्यूरिंग गोल्जी, मतलब फेज नहीं बोलते, मतलब यू मीन टू से कि ये जो गोल्जी के अलग अलग चैम्बर्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना? यस सर. हाँ हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है, लाइक यस. सर तो फिर हर एक में ही अलग अलग एंजाइम्स वगैरह. हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली. ओके सर. चलो हो गया बच्चों, चलो. सर हाँ. सर और जो ये गोल्जी के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं, हम्म. इन सब में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं बिल्कुल, या सेम भी हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? ओके सर. चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू राइट डाउन साइटोप्लाज्म. राइट डाउन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलिस. साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलिस, राइट? साइटोप्लाज्म तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या होता है. साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल. और साइटोप्लाज्म की जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनका कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है सेल के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस, राइट? चलो राइट डाउन साइटोसोल. साइटोसोल, it refers to the fluid part of a cell. It refers to the fluid part of fluid part of a cytoplasm. It consists of water, ions, proteins, sugars, lipids, etc. ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे साइटोसोल के अंदर ही एक टर्म लिखनी है, साइक्लोसिस. साइक्लोसिस, और इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यहाँ पे एक टर्म लिखनी है, ठीक है? ये क्या होती है? अब बच्चों देखो, जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सब जगह साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसका लिक्विड पार्ट जो है, फ्लूइड पार्ट जो है, वो साइटोसोल है. समझ आ रहा है बच्चों? यूकैरियोटिक साइटोसोल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोसोल होता है, वो धीरे धीरे बहुत ही हल्की सी स्पीड से सेल के अंदर ऐसे सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है. समझ आ रहा है? सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है यूकैरियोटिक सेल के, वो बहुत ही हल्की सी स्पीड से एक सर्कुलर मैनर में सेल के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. इससे क्या होता है? इसके कारण, इस मूवमेंट के कारण सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन्स, एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं विद इन सेल. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेल के अंदर जो साइटोसोल का कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहता है, हल्का 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 हल्का, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होने हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, शुगर, जो भी ट्रांसपोर्ट होनी है विद इन सेल, वो होती रहती हैं. दिस मूवमेंट इज नोन एज अ साइक्लोसिस. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? साइक्लोसिस क्या होती है? साइक्लोसिस इज अ वेरी स्लो and continuous and circular movement of the cytosol that continuously occurs in the cytoplasm of a eukaryotic cell. Understood? Yes, Write sir. down. Yes. It refers to a very slow, continuous and circular movement of cytosol within a eukaryotic cell. Within a eukaryotic cell. It helps in intracellular transport. It helps in intracellular transport of substances. Intracellular transport का मतलब within one cell, right? इंटरसेलुलर का इंट्रा वर्ड किसके लिए यूज होता है? एक सेल के लिए, है ना? तो विद इन वन सेल जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम. ठीक है बच्चों? डू लेट मी नो व्हेन डन. Done, sir. Done. Done everyone? Sir, 2 minutes. Okay.
मीनवाइल किसी का कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सर हाँ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती ना? उसका रीजन बताऊंगा आगे। यस अमृत। सर सेम ही डाउट था। ओके यस जय। सर इससे ऑर्गेनल्स भी मूव करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। यस अर्नव। सर ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वेसिकल्स मूव कर रही हैं वो इसकी वजह से कर रही हैं? उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ओके सर। ठीक है बच्चों, चले आगे। डन एवरीवन? Yes, sir. ओके अब सेल ऑर्गेनेलिज आ जाओ। राइट डाउन सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज these are small subcellular structures. These are small subcellular structures. सबसेलुलर का मतलब सेल से छोटी छोटी है ना, सेल which perform a particular function inside cell. Which perform a particular function inside cell. बच्चों do cell organelles have independent existence? No, sir. ये मैंने तुम्हें at the beginning I had made it very clear कि cell organelles का independent existence नहीं होता, right? Yes, sir. चलो there are many different cell organelles found in a eukaryotic cell. These include number one, single membrane bound organelles. Single membrane bound organelles. Such as ER, Golgi, lysosome, vacuole, microbodies. Number two, double membrane bound organelles. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिनके आसपास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस. थर्ड, without membrane organelles such as ribosome, centriole, etc. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज से स्टार्ट करें. ठीक है बच्चों? So nucleus is counted as an organelle only? हाँ, nucleus is considered as an organelle itself, but it is not considered to be a part of cytoplasm. ठीक है, but यहाँ पे because it is considered as a organelle, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ना कि इसलिए लिखा है कि it's a part of cytoplasm. ठीक है, इनफैक्ट न्यूक्लियस को सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेली बोला जाता है. ठीक है, हो गया बच्चों? चलिए आगे. Yes, sir. Just a minute. Yes sir. करो कंप्लीट. यस सर. डन. जिसका नहीं हुआ था, सात्विक समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके चलो मैं आगे चल रहा हूं अभी. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द ईआर. राइट डाउन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
ठीक है, अब इसका बताओ इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक कम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो एंडोप्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन्स का, ट्यूब्स का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक मींस इनसाइड साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मींस नेटवर्क। आ रहा है समझ एवरीवन? Yes, Write sir. down the word endoplasmic reticulum. The word endoplasmic reticulum refers to a network of tubes present inside cell. Present inside cell. ER is of two types. It is a single membrane bound organelle. It is a single membrane bound organelle. It is a single membrane bound organelle and is of two types. And is of two types. A RER, rough endoplasmic reticulum. Second is SER, smooth endoplasmic reticulum. ठीक है बच्चों, जब हो गया मेरे को बता देना। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद दिस थिंग RER. Done, sir. Done everyone? Sir, 2 minutes. Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ सरफेस बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो सकती है? यस, वो बताऊंगा अभी, और रुक जा। चलो चले आगे। चलो सबसे पहले टाइटल दो RER। ठीक है बच्चों, RER को RER क्यों बोलते हैं? जब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि इसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके सरफेस को रफ टेक्सचर देती हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ RER, राइट? राइट डाउन द वर्ड रफ is used because it has granular ribosomes present on its surface that makes it rough. ठीक है, it is present around nucleus in continuation with outer nuclear membrane. In continuation with outer nuclear membrane. It is present around nucleus in continuation with outer nuclear membrane. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे हम लोग इसकी।
बच्चों इवन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर एंड आउटर। आउटर वाली के कांटेक्ट में RER होता है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ DNA. This is outer nuclear membrane. Outer nuclear membrane. It is inner nuclear membrane. तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप. दिस इज RER and this is राइबोसोम. बच्चा एक और क्वेश्चन आता है कि RER के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको अटैच कैसे होते हैं राइबोसोम RER के सरफेस पे? तो बच्चों एक प्रोटीन होता है ग्लू की तरह जो काम करता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज अ राइबोफोरिन. राइबोफोरिन करके एक प्रोटीन होता है जो इन राइबोसोम्स को RER के सरफेस के ऊपर होल्ड करके रखता है लाइक ग्लू. समझ आ रहा है? लिख लो यहां पे, राइबोसोम्स are attached on the surface of RER with the help of a protein known as राइबोफोरिन. ठीक है बच्चों, चलो गाइस जब हो गया प्लीज लेट मी नो. फिर एक और डायग्राम बनानी है अपने को RER की. रुक जाओ, अभी SCR की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है. हो गया. सर ये नाम क्या लिखा है आपने प्रोटीन का? राइबोफोरिन. PHORIN, राइबोफोरिन. ओके सर. हो गया बच्चा पार्टी? यस सर. फिर चलो एक मिनट, वो प्रोटीन का नाम लिखना है. ओके गुड में. डन सर. एवरीबॉडी डन? कोई रह तो नहीं गया? चलो बच्चों RER के एक और डायग्राम बनाओ. RER का थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है. दिस इज अ बच्चों RER के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक जो मेन ट्यूब्स हैं इसकी बड़ी बड़ी है ना, फ्लैट सी. दीज मेन फ्लैट ट्यूब्स आर नोन एज सिस्टर्ने. सिस्टर्ने को जो इंटरकनेक्ट कर रही हैं उनको बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्ट कर रही हैं, दे आर द टिब्यूल्स. और तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसका, दे आर द वेसिकल्स. वेसिकल तुम्हें पता है ऑलरेडी कि इन्हीं वेसिकल्स के अंदर RER जो अपने प्रोटीन्स को पैक करके गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट करता है. समझ आ रहा है? तो RER के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स. क्लियर बच्चों? Write down. And RER consists of three components. RER consists of
3 components, A cisternae. These are the main flat tubes of RER on which ribosomes are attached. On which ribosomes are attached. सिस्टर्ने को इंटरकनेक्ट वाली जो कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स. These interconnect cisternae. See vesicles. These are small round structures in which RER packs proteins and transport to Golgi and transport them to Golgi and transport them to Golgi. ठीक है? And transport them to Golgi. तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे RER के, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ठीक है बच्चों, जब हो गया मेरे को बता देना. Sir, done. चलें आगे. डन एवरीवन? 1 minute, 2 minutes, please. ओके. डन एवरीवन? हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आ जाओ. फंक्शंस ऑफ RER. फंक्शंस ऑफ RER. बच्चों सबसे पहला फंक्शन जो है RER का वो है प्रोटीन सिंथेसिस. RER is the main function of RER is protein synthesis. The main function of RER is protein synthesis with the help of ribosomes attached to it. Ribosomes attached to it, right? That is the chief function. That is the main function. Second जो function होता है बच्चों, देखो RER का जो दूसरा जो second function होता है, प्रोटीन बनाना तो है ही, बट प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना भी RER का फंक्शन. बच्चों ध्यान देना है, अगर तुम्हें पूछा जाता है मेन साइट ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन क्या है, वो गोल्जी है. बट ध्यान देना है कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो है वो RER के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. गोल्जी उसको कंटिन्यू करता है और कंप्लीट करता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. RER also performs some modification of proteins synthesized by it. थर्ड फंक्शन जो है RER का बच्चों वो तुम्हें ऑलरेडी पता है. हमने करा कि तुमने देखा है लाइसोसोम कैसे बनता है. बच्चों लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, वो जो एंजाइम्स हैं, वो अल्टीमेटली कहां से आए हैं? वो RER से आए हैं. गोल्जी ने उसको मॉडिफाई किया और वैक्यूल के अंदर पैक करके लाइसोसोम बना दिया है. इजंट इट? तो कहना इससे कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो RER और गोल्जी के कंट्रीब्यूशन से होता है. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. RER also synthesizes lysosome along with Golgi. फोर्थ फंक्शन, बच्चों एक चीज ध्यान दो, मतलब ये तुम्हें शायद ना समझ आए बट आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें समझा सकूं. ये तुम्हें बाद में समझ आएगा जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे. देखो प्रोटीन्स जब प्रोटीन बनते हैं
स्टार्टिंग में जब प्रोटीन बनता है तो इट्स नथिंग बट जस्ट अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। समझ आ रहा है? स्टार्टिंग में जब प्रोटीन बनता है तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और एक चेन बनती रहती है। तो ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहली स्ट्रक्चर जो होती है जब वो बनता है, दिस इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। धीरे धीरे ये चेन थोड़ा सा फोल्ड होती है, क्या बनाती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फोल्ड होती हैं और एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर। जिसको क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही हर प्रोटीन जो है अपना काम करना स्टार्ट करता है। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला इनिशियली एवरी प्रोटीन इज जस्ट अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, नथिंग एल्स। धीरे धीरे वो जो चेन है वो फोल्ड होना स्टार्ट होती है, वो 2D स्ट्रक्चर एक्वायर करती है। 2D के बाद वो और फोल्ड, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके बाद वो और फोल्ड होती है और एक 3D स्ट्रक्चर एक्वायर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही हर प्रोटीन और एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट करता है। आ रहा है समझ बच्चों? कुछ कुछ Yes. पहले चेन बनी 1D स्ट्रक्चर, वो उसकी थोड़ी सी फोल्डिंग हुई 2D स्ट्रक्चर, और फोल्डिंग हुई, नए बोन्स बने, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गई जो कि एक 3D स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर में आने के बाद ही प्रोटीन्स और एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग उसकी फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, RER के अंदर जब प्रोटीन बनता है तो वो पहले प्राइमरी फॉर्म में होता है। प्राइमरी फॉर्म से यस सर, 1D एंड 2D इनएक्टिव होती है, 3D ही एक्टिव होती है, ठीक है? यस। तो जब RER के अंदर प्रोटीन बनता है, सबसे इनिशियली सबसे पहले वो प्राइमरी फॉर्म में होगा। अब बच्चों ध्यान दो, RER के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है शेपेरॉन प्रोटीन्स, जिनका नाम होता है शेपेरॉन प्रोटीन्स। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाते हैं। आ रहा है समझ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये समझ आया कि कौन सी स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म होती है प्रोटीन की? टेल मी। Tertiary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब बनता है सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? Primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर लिंक्ड प्राइमरी अमीनो और एसिड्स। टर्शियरी में क्या फर्क होता है? प्राइमरी इज जस्ट 1D structure, it's just a linear chain of amino acids, nothing else. Yes, sir. After that, it undergoes somewhat folding to acquire a 2D structure, which gets further folded to become a 3D structure. And that 3D structure is a functional form and is known as a tertiary structure. तो बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि उस अमीनो एसिड्स की चेन को फोल्ड करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, कहीं ना कहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो फोल्डिंग हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, वो RER के अंदर ही हो जाती है। और वो फोल्डिंग करवाने के लिए RER के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है शेपेरॉन प्रोटीन्स। आ रहा है समझ या नहीं? पहले ये बताओ इतना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मे बी Yes, sir. Yes, sir. तुम में से किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि फिर शेपेरॉन प्रोटीन्स कहां से आए, है ना? तो बच्चों दैट इज लाइक, जैसे दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री। जैसे ये होता ना कि भी एग पहले आया या हैन पहले आई, इट्स लाइक दैट। नोबडी नोज कि शेपेरॉन प्रोटीन्स का पहला फोल्डिंग किसने करवाया, बट दे आर प्रेजेंट जो बाकी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स की फोल्डिंग करवाते रहते हैं और उनको 3D स्ट्रक्चर में लाते रहते हैं, जिसके बाद प्रोटीन और एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ आया या नहीं? Excuse me, sir. यस, Sir, chaperone proteins are only present in RER. yes, they are found only in RER. नहीं, वो और जगह भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, बट आई एम सेइंग कि RER के अंदर वो होते हैं, Okay, sir. राइट? अनदर फंक्शन ऑफ, रुक जाओ एक सेकंड, proteins रुक जाओ। अनदर फंक्शन ऑफ RER is folding of proteins from their primary structure, to tertiary structure, tertiary ब्रैकेट में और 3D structure।
for this purpose, RER contains chaperone proteins which guide folding of protein, which cause folding of proteins. Yes, अब पूछो क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था कुछ? Somebody was asking. Sir, this converts from primary to tertiary in one step or basic steps? Like there are multiple steps. It is basically hit and trial, है ना? The 3D structure जो होती है, it is the most stable structure of a protein. तो जो chaperones होते हैं, वो proteins को अलग-अलग तरीके से fold करके देखते हैं, and when they realize कि ये structure जो है वो सबसे जितनी भी possible structures है उस protein की, उनमें से सबसे ज्यादा stable है, तो उसको वो वहीं पे रोक देते हैं. आया समझ? Yes, sir. It is basically a hit and trial mechanism, जिसमें बहुत अलग-अलग structures बना के देखी जाती हैं. The one which is most stable उसको वहीं पे रोक दिया जाता है. Got it? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर ऐसे तो कोई भी अगर हिट एंड ट्रायल है तो फिर कोई एक टाइप के प्रोटीन की काफी सारी वेरिएंट्स बन सकती हैं. कैसे? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर तो एक ही होगी ना. ओके सर. मोस्ट स्टेबल तो मैंने स्टेबल नहीं बोला, मोस्ट स्टेबल तो एक ही होगी ना. ओके सर. तो इसलिए वेरिएंट्स पॉसिबल नहीं होते, बिकॉज कोई भी प्रोटीन वही स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर एक्वायर करेगा विच इज द मोस्ट स्टेबल वन, एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वुड ओनली बी वन. गॉट इट? सर शेपरॉन को ये पता कैसे चलता है कि ये मोस्ट स्टेबल है? वो उसके लिए मैकेनिज्म्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स कंपेयर करते हैं, एनर्जी सेंसिंग मैकेनिज्म्स होते हैं chaperones के अंदर. लाइक दिस थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. ठीक है? सर मतलब ये अपने आप में एक ऑर्गेनेल है? इट्स नॉट एन ऑर्गेनेली, इट्स अ प्रोटीन लाइक जो एनर्जी लेवल्स को सेंस करता है दूसरे प्रोटीन. ओके सर. और जितनी लो एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. आई थिंक तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं. Yes. लो एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल. तो बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी इज डिसाइड ऑन द लेवल ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ओके सर. चलो हो गया, चले आगे. हाँ, सर शेपरॉन प्रोटीन्स का भी कोई जीन प्रेजेंट होगा डीएनए में? obviously. चलो, another function of RER is बच्चों, I don't know how many of you know कि जब कोई सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है ताकि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो पाए. ये पता है किसी को? Yes, sir. ठीक है. जब कोई भी सेल डिवाइड करता है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है ताकि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच कर पाए, उनको डिवाइड कर पाए. तो बच्चों, व्हेन अ सेल गेट्स डिवाइडेड, जब कोई सेल डिवाइड कर जाता है, जब वो डिवाइड कर रहा है उस टाइम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई. जब डिवाइड कर गया, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी. तो बच्चों, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो RER जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हीं से मिलके नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है. कुछ समझ आ रहा है? मैंने क्या बताया? जब भी कोई सेल डिवाइड करता है पहले उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है. जब वो रीअपियर होनी होती है वो मेम्ब्रेन, तो RER ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो क्रोमोसोम्स के आसपास क्रोमोसोम को सराउंड कर लेता है और आपस में फ्यूज होके वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. RER also gives rise to the nuclear membrane at the time of cell division. ठीक है guys, these are the main functions of RER. Then we are moving on to SCR. Yes Tanmay? So मतलब indirectly हर न्यूक्लियर में एनवेलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती है. बिल्कुल. Okay, Yes sir. Tanmay? सर मेरे पूछा था हाउ के RER कैसे कंबाइन होके बनाती है नई मेम्ब्रेन?
मतलब मैंने बोला ना कि आरईआर जो है वो जहां पे क्रोमोसोम्स होंगे उनके आसपास इकट्ठा हो जाएगा और आरईआर की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं बेसिकली। बट वो तो फिर मैक्सिमम एक ही बार कर सकती हैं, इसे बार सारी बार। मेम्ब्रेन नहीं ना फ्यूज करती, सारी मेम्ब्रेन थोड़ी ना फ्यूज करती हैं, मतलब मैक्सिमम एक बार क्यों करेंगी, जितने जितने बार सेल डिवाइड करेगा उतने बार वो फ्यूज करेंगी। सर व्हाट आई मेंट वाज कि वो तो डिसॉल्व हो जाती है, लाइक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तब वो डिसॉल्व हो जाती है, तो सर तब क्या होता है फिर उस मेम्ब्रेन का? किसका? लाइक सर जो ऐसे राइबोसोम्स अगर अटैच होके बने होंगे, हाँ तो सर आई मीन रफ एंडोप्लाज्म अगर अटैच होके बनेगा तो देखो क्या मैं होगा? रिपीट, मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब सेल डिवाइड करता है तो आरईआर भी डिसअपियर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होती है, समझ आ रहा है? तो जब ओके जब सर। जब दोबारा रीसिंथेसिस होती है तो पहले आरईआर की होती है, आरईआर के फ्यूजन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है। आया समझ? ओके सर, दोनों डिसअपीयर होते हैं, दोनों नए दोनों आते डिसअपियर हैं। होते हैं, दोनों रीअपियर होते हैं। रीअपियर के टाइम पे पहले आरईआर अपीयर होगा, फिर उसके फ्यूजन से उसके कुछ मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बने। गॉट इट? ओके सर, थैंक्स। हाँ यस अर्नव। यस सर। सर ये जो लास्ट स्टेप है सर, इसमें और मेम्ब्रियोजेनेसिस में क्या फर्क होता है? इसमें और मेम्ब्रियोजेनेसिस में सर। I'm not able to understand what word you are using. सर मेम्ब्रियोजेनेसिस। मेम्ब्रियोजेनेसिस? यस सर। मेम्ब्रियोजेनेसिस तो कुछ भी नहीं होता सर कुछ ऐसे कुछ होता है ना, मेम्ब्रेन ऐसा कुछ होता है ना सर, जब मेम्ब्रियोजेनेसिस लिपिड कोई और वर्ड नहीं होता, लाइक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन सिंपली बोलते हैं। तो लाइक मेम्ब्रेन फॉर्म इट्स वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रियोजेनेसिस टर्म कुछ नहीं होती, बट यस इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ओके सर। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, SER। The word smooth is used. The word smooth indicates absence of ribosomes on its surface. It is present throughout cell. It is present throughout cell. सात्विक समझ आ रहा है? ये you were asking कि ये न्यूक्लियर के आसपास ही होता है? नो, ये पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? It is present throughout cell. बच्चों इसके अंदर कोई सिस्टर्ने नहीं होते, कोई वेसिकल्स नहीं होते, ये सिर्फ किसका बना होता है? टिब्यूल्स का बना होता है। It consists of only tibule-like structures. ठीक है? Functions of SCR. Number 1, detoxification. Number 2, lipid synthesis and storage. Number 3, third function is storage of calcium in muscle cells. तो फंक्शंस की डिटेल्स मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ टाइटल दे लो, इन मसल सेल्स। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट के अंदर SCR के फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है? लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RER के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता, SCR। Detoxification, then liver cells will have more SCR. Yes. Okay, sir. Yes, Gunme. सर आई वांट टू आस्क के लाइक सर SCR जो है अगर वो ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, ट्यूब्यूल तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसका कैसे हमें बना tibule होगा? like, that's why I use the word tibule like structures, isn't it? So what does it mean by tubule like, sir? Tubule like they are not very flat like cisternae, they are like छोटे छोटे ऐसे structures हैं, जैसे tubules होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे वैसे। Sir, SCR is small and disconnected as compared to RER. Yes, yes.
एक्चुअली RER के कुछ टिब्यूल्स कई बार टूट के अलग हो जाते हैं, वही SCR बनते हैं। आ रहा है समझ? यस सर। यस अर्नव। सर एक्चुअली वर्ड याद आ गया था सर, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता था कुछ। हाँ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज मेम्ब्रेन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो मतलब एक जनरल टर्म है, किसी भी मेम्ब्रेन का बनना। वो साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो कोई और मेम्ब्रेन भी हो सकती है। बट अभी जो मैंने बताया RER का जो रोल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में। गॉट इट? ओके सर, यस दैट्स व्हाट आई सेड कि मेम्ब्रियोजेनेसिस देयर इज नो वर्ड लाइक दैट, ठीक है। ओके सर। हाँ, एनीथिंग एल्स गाइस? बच्चों समझ आ रही है ये चीजें सबको, आई होप? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग, हाँ लवप्रीत कुछ पूछना बचे? नहीं सर। ओके चलो बच्चों, फिर मिलते हैं संडे को। संडे का टाइमिंग पता है सबको? आई थिंक यही सेम टाइम ही है आई गेस। 4:15 है सर। 4:15